बाळको આપણે પહેલા વિડીયામાં 12મો પાઠ દુમદુમા ગાંવ કે બચ્ચે એ સમજ્યો અને એના શબ્દ સમજૂતી પણ વાત કરી। હવે આપણે પાના નંબર 82 ઉપર अभ्यास बात करसूँ। अभ्यास का पहला प्रश्न सोच कर बताइए। पहला प्रश्न क्या है? तो आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो उसका उत्तर है मेरे गांव या शहर में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम आदि पानी के स्रोत है। लेकिन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। तो इस तरह हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है पानी हमारा जीवन है। पानी का अपव्यय એટલે બગાડ नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो आपने देखा होगा कि पानी का अपव्यय लोग किस तरह करते हैं। तो उसके हिसाब से हम उत्तर लिखेंगे पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। दूसरों 2, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, इससे भी पानी का बगाड़ अपव्यय होता है। तीसरा, पीने योग्य पानी पशुओं को नहलाने में करते हैं उसका उपयोग, वो भी नहीं करना चाहिए। 4, टपकते नल को बदलते नहीं हैं, इससे भी अपव्यय होता है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से भी जवाब लिख सकते हैं। प्रश्न 4, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगी, टपकते नल बंद करवा दूंगी अथवा तो करवा दूंगा, बराबर। इस तरह पानी का अपव्यय बंद करने के लिए सबको समझाऊंगी, क्योंकि लोग समझते हैं तो अपव्यय नहीं करते ना। लेकिन तो आपने अगले प्रश्न में देखा ना कि पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, टपकते नल को बदलते नहीं। तो इस तरह पानी का उपयोग करते रहते हैं। तो आप समझाएंगे तो उस लोग जो समझेंगे वो अपव्यय नहीं करेंगे, लेकिन बगाड़ नहीं करेंगे। तो इस तरह अपना जवाब छे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, छात्रों को अपने गांव या शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना ले पानी जहाँ हो एवा स्थल, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाएंगे। तो अपने मम्मी पापा के साथ जो नज़दीक है वो स्थल आप देखने ज़रूर जाएंगे छुट्टियों में। तो इस तरह देख लेना। तीसरा प्रश्न है इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और राउंड कीजिए। एक उदाहरण आप पूछे ल, लहा, ए। तो इस तरह आपको 12 शब्द ढूंढना है। तो सीधा या उसमें दिया गया है ना, इस तरह आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे। मैं PDF भी भेजूँगी। तो उसमें से क्या क्या शब्द ढूंढ निकालोगे आप? तो लहलाए तो आप पूछे ना 2, बरसात, बादल, बहार, दुमदुमा, कड़ाही, प्रार्थना, छपाछप, तैरना, भरना, खेलना, नहाना। तो ये सब शब्द इस कोष्टक में आपको मिलेंगे। तो आप उस तरह राउंड कर दीजिए। 83 पाना पर प्रश्न 3 ब, नीचे दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। तो उसमें शब्द दिया गया है ना, अक्षर दिया गया है, वर्ण यानी कि न, शा, प, रो, छ, पा ने मी, इतना वर्ण है। तो उसमें से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं? तो इस तरह उसमें जो डिज़ाइन की है, कोष्टक दिया है, तो इस तरह आप बनाएंगे। छपा छप, प पछी प आयो छे तो प, रे, शान। रे तो दिया वर्ण लिखा है ना, तो उसके नीचे शान लिखे, परेशान। पछी ज लिखा है तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे? रोज, बराबर। पछी ज लिखा है तो उसके पास क्या लिखेंगे? जमी न, तीसरे खाने में न लिखेंगे, तो जमीन। तो इस तरह आप शब्द सार्थक शब्द बनाकर लिखेंगे।
अब चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो जो चित्र दिया गया है उसमें से जो आप दिखाई देंगे वही शब्द आप चित्र के बारे में देखकर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है ना, चित्र 83 पाना पर, तो चित्र में आप जो दिख रहे हैं वही लिखना है। तो यह गांव का एक दृश्य है, सुबह का समय है। चित्र में क्या दिखाई दिया है, सूर्य निकल रहा है ना, इसलिए आप सोचेंगे कि किस समय का वह चित्र है, तो कि सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, कुछ दूर पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, खेत में किसान है, 2 बैल हल खींचते हैं, कई स्त्रियां कपड़े धोती है तालाब के किनारे। तो इस तरह आप जो दिखते हैं वही आपको लिखना है। तो आप अपने हिसाब से भी 5 वाक्य लिख सकते हैं, तो ये लिख लीजिए। अब पाना नंबर 84 में, तो वहाँ क्या है, तो चित्र दिए गए हैं। कितना चित्र है, 6 चित्र है ना। तो 6 चित्र के बारे में आपको चित्र देखकर एक कहानी बनानी है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए, यानी कि चित्र के आधार पर एक कहानी बनाइए। तो पहला चित्र में क्या है, तो जंगल का चित्र है ना। तो एक घना जंगल था, उस जंगल में एक तालाब था, तालाब में बहुत से मेढक એટલે કે डेटका देखाई ने तमने, तालाब में बहुत से मेढक रहते थे। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, पेड़ की जड़ में सांप का एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। तो पहला चित्र में ये सब दिखाई देता है। दूसरे चित्र में सांप रोज किसी ना किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। तीसरे चित्र में क्या है, मेढक सांप से परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। चौथा चित्र में दूसरे दिन एक मेढक तालाब के पानी से निकलकर बिल के पास खड़ा रहा, बाकी मेढक बिल के आसपास छिप गए। पांचवा चित्र में क्या है, तो जैसे ही सांप ने मेढक को पकड़ना चाहा, बिल के आसपास छिपे सभी मेढक सांप पर टूट पड़े। वे सांप को पकड़कर खींचने लगे। और 6 नंबर का चित्र में क्या दिखाई देता है, सांप घबरा गया, उसने पकड़े हुए मेढक को छोड़ दिया और अपनी बिल की ओर भागने लगा। सभी मेढकों ने अपनी संगठन की शक्ति से उसे भगाया। तो इस तरह कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो हम एक होकर उसका उपाय ढूंढ सकते हैं, यानी कि अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सचमुच संगठन में बहुत सी शक्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। 85 पाना पर प्रश्न नंबर 6, बराबर, पाना नंबर 85। तो 85 पाना पर तमे जुओ क्या है। कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, પછી ખાલી જગ્યા છે ને એમાં થી, તો रहनानी પણ એમાં શું લખવાનું ક્રિયા, તો કે रहती थी, कमी એટલે તાણ रहती थी ने, तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। 2, बच्चे तालाब में खाली जग्या थे, नहाना नहीं पर नहाते थे। 3, खेतों में मक्का और धान खाली जगह थी, लहलहाना पण एनु रूप क्यों बनશે, लहलहाते थे। तो इस तरह आप अपनी किताब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 7 कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। तो उसमें लाल, सफ़ेद, तीन अने सुंदर ये शब्द है। एक वाक्य दिया गया है ना, खेत में गाय चरती है, खेत में लाल गाय चरती है। 2, खेत में सफ़ेद गाय चरती है, खेत में 3 गाय चरती है,
खेत में सुंदर गायें चरती है। तो लाल, सफ़ेद, तीन ने सुंदर, आ चारों शब्द उसका प्रयोग किया गया है। तो हम इस तरह पढ़ेंगे और अच्छे अक्षर में लिखेंगे। ब, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। लाल, रंग बिरंगे, तीन, सुंदर। तो ये शब्द है ना, तो उसका प्रयोग करेंगे। तो बगीचे में फूल खिले हैं। और पहला एक नंबर एनी साમે શું લખશો? बगीचे में लाल फूल खिले हैं। પછી બીજો શબ્દ છે રંગ બિરંગે, તો બગીચે में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। 3, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। 4, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो इस तरह आप लिखेंगे और नीचे क, निम्नलिखित शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो उसमें क्या लिखा है? पहला शब्द होशियार, सुंदर, काला, छोटा ने थोड़ा। तो ये शब्द का उपयोग करके इन शब्दों का हम वाक्य बनाएंगे। तो होशियार, तो उसका क्या वाक्य लिखेंगे बनाकर? रवि होशियार लड़का है। यह सुंदर फूल है। यह काला घोड़ा है। छोटा, तो संजय छोटा लड़का है। 5, गिलास में थोड़ा दूध है। स्वाध्याय पाना नंबर 85 पर बराबर। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो उसका है उत्तर, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। 2, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर भी नहीं पाते थे। तीसरा प्रश्न, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। 4, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। तो इस तरह फायदा हुआ। पाना नंबर 86 पर, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? देखिए नीचे वाक्य कौन बोले छे? मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। यह वाक्य कौन बोलता है? बिल्लू बोला। 2, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो वह कौन बोलता है? महिमा नाम की लड़की बोलती है ना। तो उसका उत्तर है महिमा बोली। ये सामने यह लिखेंगे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। तो वह वाक्य रजिया नाम की लड़की थी ना, वो बोली, रजिया बोली। इस तरह लिखेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो उसमें क्या शब्द है? दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप और लहलहाए। तो में पहलो शब्द कड़ाही, 2, छपाछप, 3, दुमदुमा, 4, बादल और 5, लहलहाए। इस तरह शब्दकोश के क्रम में आप लिख लीजिए। प्रश्न 4, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। बाळको पानीमां रमवा इच्छता हता। फिर जवाब लखवानो। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। जवाब, पानीथी खेतरोनी सिंचाई थाय छे। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वरसादना पानीथी तळावमां पानी भरायु। 4, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पानीनी तंगी दूर करवानुं विचार्युं। 5मो वाक्य,
एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदाનમાં એકઠા થયા અથવા તો ભેગા થયા એમ પણ લખી શકાય। તો આ રીતે 5 વાક્ય છે હિન્દીના, એનું સામે ગુજરાતી बनावीने लखवानुं छे। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो एक शब्द दिया है, उसका उत्तर 2 है, 2 समानार्थी, वो उस कोष्टक में ही दिया गया है। उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, भारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात और नीर कोष्टक में दिया गया है शब्द, उसमें से हम ढूंढकर उत्तर लिखेंगे। प्रार्थना, तो उसका समानार्थी क्या है? उपासना और स्तुति। तो प्रार्थना ने नीचे आ 2 शब्द लखीशुं, 2 समानार्थी शब्द। उपाय, तो युक्ति और तरकीब। पानी एनु समानार्थी वारी, नीर, बारिश, वर्षा और बरसात। परेशान, तो नीचे क्या 2 शब्द? दुखी ने व्याकुल, ये समानार्थी शब्द આપણે આ રીતે પ્રશ્ન 5માં લખશું। હવે પ્રશ્ન 6, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। तो उस किस तरह लिखेंगे? तो वह समस्या क्या है? तो हमारे मोहल्ले में अथवा तो हमारे गांव में गंदगी की समस्या है। वह समस्या क्यों है? तो उसका उत्तर क्या? लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसलिए गंदगी रहती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी समझते नहीं है, इसलिए गंदगी है। वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? तो लोग अपनी जिम्मेदारी समझे तो वह समस्या दूर हो सकती है। उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान कर सकते हैं? यानी कि गंदगी है वो दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सफाई सप्ताह मनाकर, खुद सफाई करके और लोगों को सफाई का महत्व समझाकर हम गंदगी की समस्या है वो दूर कर सकते हैं। कूड़ेदान में ही रखना चाहिए, डालना चाहिए, वो भी लोगों को समझाना चाहिए। उचित जगह पर कूड़ादान रखने से, उसमें कूड़ा डालने से भी स्वच्छता होगी ना, गंदगी नहीं होगी। तो हम इस तरह भी समझा सकते हैं। और जो गंदगी है उसके बारे में पत्र लिखकर भी आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, यानी कि गंदगी दूर कर सकते हैं। तो इस तरह आप लिखिए। 87 पाना पर योग्यता विस्तार। तो संकेतों को समझिए। कई जगह संकेत है तो उसमें से आप क्या सीख लेनी चाहिए? थोपो, स्टॉप, कही ना, ठहरिए, उभा रहिए। तो जो चिन्ह है उसको पहचान कर उसी तरह हम जीना सीखिए, यानी कि उसका पालन करना सीखिए। संकरा हेतु, तो એટલે સાંકડો પુલ છે તો એમાં કેવું ચિહ્ન છે જોઈ લેવાનું। ગોળાકાર રસ્તો એટલે કે વૃત્તાકાર રસ્તા, આગળ સાંકડો રસ્તો છે તેના માટે કયું ચિહ્ન છે? બરાબર, આગળ પહોળો રસ્તો છે તો એના માટે કયું ચિત્ર છે? તો એ બધા નિશાન છે એ आप તમે બરાબર સમજી લેજો। પ્રવેશ બંધ, પ્રવેશ નિષેધ એટલે ત્યાં આગળ નથી જવાનું। બંને સાઈડ માટે રસ્તો બંધ, તો એના માટે કયું નિશાન છે? ફક્ત સાયકલ માટે, તો સાયકલ દોરેલી છે ને, સિર્ફ સાયકલ કે लिए રાસ્તા, તો આપણે એ પણ સમજવાનું। અને સાયકલ માટે પ્રતિબંધ એટલે કે નહીં જવાનું, સાયકલ નિષેધ, નિષેધ એટલે પ્રતિબંધ, નહીં જવાનું, તો એનું ચિહ્ન છે એ પણ આપણે સમજવાનું। ઇતના જાણીએ, ફાવડા એટલે પાવડો, તસલા એટલે તગારું, કડાહી એટલે કડાઈ, અને કુદાલ એટલે કોદાળી, ટોકરી એટલે ટોપલી। તો આ બધા શબ્દો છે ગુજરાતી, હિન્દીના ગુજરાતી શબ્દો, એ તમારે સરસ મજાના અક્ષરથી જોઈને લખવાનું છે। सोचिए और समझिए, जल ही जीवन है। और दूसरा वाक्य एकता में एक बल है। तो जल ही जीवन है, जल का महत्व तो आप समझते हैं ना। जल नहीं होते तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है ना जीना। तो भी जल का महत्व हम समझ कर पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, यानी कि बगाड़ नहीं करना चाहिए। एकता में बल है, तो वो भी अपने कहानी से सीख लिया, मेढक और सांप की कहानी से, कि एकता रखने से हम बड़ी मुश्किल
आसान हो सकती है, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी भी हम उकेल ला सकते हैं। तो इस तरह हमें संगठित होकर जीना चाहिए, यानी कि एकता रखनी चाहिए, उसमें ही ताकत है, बल है। तो वो भी हमें इस कहानी से सीख मिलती है। तो અહીંયા પાઠ આપણો 12 પૂરો થાય છે। આવજો બાળકો।